हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो ये सारे काम आप करते होंगे डेली बेसिस पे। मैं एक ही बात कहती हूँ, एंड आई होप आप डेली बेसिस पे पढ़ाई करते होंगे, डेली बेसिस पे करंट अफेयर की वीडियो देखते होंगे। देखो, इट्स अप टू यू। अगर आपने कोई चीज़ मान ली कि ये चीज़ तो हो जाएगी, तो वो चीज़ बाय हुक और क्रुक वो हो ही जाती है। ठीक है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की नहीं ज़रूरत पड़ती। जो चीज़ आप सोच लेते हो अरे ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो हो ही नहीं पाएगी, वो चीज़ आपको करने में आप खुद को ही रोक लेते हो कि नहीं ये चीज़ नहीं हो पाएगी। तो वो करने में तो आपको ऑब्वियसली परेशानी, डिफ़िकल्टी महसूस होगी, है ना। तो हार और जीत जैसी चीज़ें भी आप ही पे निर्भर करती हैं। अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर रेस में आप जीत जाओगे, तो आप अपने उस रेस में 100 नहीं 1000% देते हो, है ना, और कोशिश करते हो कि जीत जाओ। और बहुत चांसेस ऐसे होते हैं कि आप जीत भी जाते हो। जहाँ आपके पास या आपके अंदर थोड़ा सा भी डाउट आ जाता है कि शायद मैं जीत पाऊँ नहीं जीत पाऊँ, वो सेकंड पर्सन ऐसा है कि वो ज़्यादा स्ट्रांग है या ये स्ट्रांग है, ऐसे करके जब सेल्फ डाउट थोड़ा सा भी आपके मन में आ जाता है ना, तो वहीं वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम कर देता है और जीतने के चांसेस को भी साथ के साथ कम कर देता है ना। तो जीतने के लिए मन में एक चीज़ याद रखनी चाहिए हमेशा, जो मैं भी हमेशा याद रखती हूँ कि यार मैं मान लूँगी ना कि एक काम मैं कर सकती हूँ, तो मैं वो काम कर ही देती हूँ। ठीक है, अगर मैं अपने दिमाग में ये बिठा लेती हूँ कि नहीं होगा, तो मुझसे वो काम कभी होता नहीं। ठीक, तो हम भी ये मानेंगे कि आप लोगों का बहुत जल्दी एक एग्ज़ाम निकले, जो एग्ज़ाम जो पोस्ट आपको चाहिए वो आपको मिले, तो वो बहुत जल्दी आपको मिलेगी, है ना। तो उसके लिए आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, क्वेश्चन देखने से पहले ना, अभी 9 से 5 नवंबर बेसिकली इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस मनाया जाता है। बेसिकली जिस महीने नवंबर के जिस हफ्ते में 11 तारीख पड़ती है, 11 नवंबर पड़ता है, उस हफ्ते में ये मनाया जाता है। ठीक है, पहली बार ये 1986 में बनाया गया। पीस को, ठीक है, साइंस को, टेक्नोलॉजी को दर्शाने के लिए, उसका महत्व दिखाने के लिए हम इस वीक को इंटरनेशनल लेवल पे मनाते हैं, है ना। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। महिंद्रा फाइनेंस, जो महिंद्रा ग्रुप का ही एक पार्ट है, उसने हाल ही में एंटर किया है को लेंडिंग मॉडल में। ये को लेंडिंग मॉडल होता क्या है, पहले ये चीज़ देखेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे का पढ़ेंगे। देखो, जब हमने बात की ना को लेंडिंग की, को लेंडिंग में क्या होता है, को लेंडिंग में दो लोग होते हैं। ठीक, एक पर्सन होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो ओरिजिनेशन करता है बेसिकली लोन का। जो लोन का ओरिजिनेशन है वो एक पर्सन द्वारा होता है। ठीक है, आप यहाँ पे कह सकते हैं ओरिजिनेशन ऑफ लोन, ठीक है, बाय वन एंटिटी। ठीक है, ओरिजिनेशन ऑफ लोन बाय वन एंटिटी। ठीक है, ओरिजिनेशन ऑफ लोन बाय वन एंटिटी, एंड जो दो एंटिटीज होती हैं वो रिस्क शेयर करती हैं। ठीक है, बेसिकली आप इसको कह सकते हैं रिस्क शेयर्ड बाय टू। ठीक है, देखो को लेंडिंग में क्या होता है, को लेंडिंग की जब भी हम बात करते हैं ना, तो इसमें जो को लेंडर है, ठीक है, को लेंडिंग में इसमें जो ओरिजिनेट कर रहा है लोन्स, ठीक है, वो है हमारा महिंद्रा फाइनेंस। ठीक है, को लेंडिंग में यही होता है कि जो लोन ओरिजिनेशन का प्रोसेस होता है, लोन ओरिजिनेशन होता है, वो एक एंटिटी के द्वारा होता है। ठीक है, जनरली वो ऐसे ही फाइनेंस कंपनीज होती हैं जिसे हम NBFC कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज कहते हैं। ठीक है, NBFCs कहते हैं जिन्हें, वो करती हैं लोन को ओरिजिनेशन ऑफ लोन होता है NBFCs के द्वारा जनरली। ठीक है, और जो रिस्क टू मैंने लिखा, दैट इज रिस्क शेयर बाय टू। रिस्क शेयर बाय टू का क्या मतलब होता है, रिस्क शेयर बाय टू मतलब एक ओरिजिनेट करेगा, दैट इज NBFC, ठीक है, और रिस्क दो शेयर करेंगे। अब इसमें दूसरा कौन सा है, इसमें एक तो हो गया हमारा महिंद्रा फाइनेंस और दूसरा है हमारा
SBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बेसिकली जो रेशियो बाय 2 वाला जो क्राइटेरिया होता है उसमें एक लेंडर एक बैंक होता है। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, इसमें भी को लेंडिंग मॉडल में आए हैं महिंद्रा फाइनेंस और SBI, और इनकी पार्टनरशिप किसको हेल्प करेगी, इनकी पार्टनरशिप जो MSMEs हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, जो उनमें अफोर्डेबल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लाने के लिए उनको बेसिकली एम्पावर, उस MSME सेक्टर को एम्पावर करेगी इनकी जो को लेंडिंग फैसिलिटी है। ठीक है, तो को लेंडिंग, आई होप चीज़ समझ में आ गई होगी। RBI ये को लेंडिंग का जो फ्रेमवर्क लाया था ना, वो 2018 में लाया था। ठीक है, 2018 में को लेंडिंग का जो फ्रेमवर्क है वो आया था। ठीक है, NBFCs जैसे मैंने आपको बताया ही, वो बेसिकली क्या होती हैं, ओरिजिनेटर होती हैं, और जबकि बैंक जैसे अभी इस केस में SBI है, वो मेजर प्रोपोर्शन बेसिकली लोन का रखता है। ठीक है, मेजर प्रोपोर्शन जो लोन का होता है वो किसके पास होता है, बैंक्स के पास। ठीक है, अब सेम चीज़ मेंशन है, जो महिंद्रा फाइनेंस है वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर कस्टमर ओरिजिनेशन एंड सर्विसिंग, और SBI फंडिंग ऑफ लोन, सेम चीज़ लिखी हुई है। महिंद्रा फाइनेंस मुंबई में, इनका मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है, MD और CEO है राहुल रुबेलो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, शेयर पूछा है बैंक ऑफ बड़ौदा का इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जो बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर अभी उन्होंने लिया है, ओनर बन गया बैंक ऑफ बड़ौदा, बेसिकली 65% शेयर जो है वो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में है, बैंक ऑफ बड़ौदा का। ठीक है, इसके साथ इंडिया फर्स्ट ने गिफ्ट सिटी में एंटर किया है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो गिफ्ट सिटी रजिस्ट्रेशन है उसमें एंटर किया है। तो अब देख लो, बेसिकली ग्लोबली इनका नाम एक तरह से दे कैन प्रमोट देयर सर्विसेज, दे कैन शोकेस देयर सर्विसेज ऑन अ ग्लोबल लेवल। ठीक है, जहाँ तक बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा का परसेंट जो है वो 65% है, यूनियन बैंक का परसेंट इसमें 9% है, और जो इनका परसेंटेज है वो 26 है, और इनका जो नेम है वो कार्मल पॉइंट इन्वेस्टमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी बेसिकली रजिस्टर्ड है। ठीक है, गिफ्ट सिटी में दे हैव एंटर्ड, और इससे जो उनकी रीच है ग्लोबली वो काफ़ी बढ़ गई है, जिससे काफ़ी कस्टमर्स को, इन लोगों को सबको ही फ़ायदा होगा। ठीक, आगे बढ़ें, आगे चलें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन पैरा गेम से। ठीक है, जो होंगजाओ चाइना में हुए हैं। ठीक है, एशियन पैरा गेम से क्वेश्चन है, इंडिया ने कौन सी पोजीशन, एक तो हमें बताना है कि इंडिया का कौन सा पद रहा, कौन सी पोजीशन रही। ठीक है, उसके अलावा दूसरी चीज़ बतानी है कि कितने मेडल इंडिया को मिले। ठीक, अभी एशियन गेम्स वैसे आया था, और अब पैरा गेम्स हैं, एशियन पैरा गेम्स है वो है। तो अच्छा, अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो इंडिया की 5th पोजीशन थी। ठीक, और कितने मेडल मिले थे, टोटल 111 मेडल मिले थे। इससे पहले जो हुआ था एशियन पैरा गेम्स, उसमें कितने मेडल मिले थे और कब हुआ था। देखो, जो इससे पहले हुआ था ना वो 2018 में हुआ था। ठीक है, 2018 में टोटल 72 मेडल थे, टोटल 72 मेडल थे। तो अभी जो इम्प्रूवमेंट है वो काफ़ी बड़ी है और काफ़ी अच्छी है। ठीक है, अब इन 111 में से भी कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज हैं वो भी पता होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं बात करूं, 29 गोल्ड है। ठीक है, 31 सिल्वर हैं, और ब्रॉन्ज कितने हैं, 51 ब्रॉन्ज हैं, 51 जो हैं वो ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक, अब ये तो हो गई कि 5th पोजीशन पे इंडिया है। 1st, 2nd, 3rd, 4th पोजीशन पे कौन है वो भी देख लेते हैं। देखो, 1st पोजीशन पे है चाइना, जिसके 521 मेडल हैं, 214 जो हैं वो गोल्ड हैं। फिर ईरान है 44 गोल्ड के साथ, 131 टोटल मेडल। फिर जापान है 42 गोल्ड के साथ, 150 जो हैं टोटल मेडल्स हैं। देखो, यहाँ पे मेडल्स कम हैं, यहाँ ज़्यादा हैं। वो क्यों है, ऐसा क्यों है कि ईरान जो है वो 2nd पे है और जापान 3rd पे है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग। जो ये 44 मेडल, जो 44 गोल्ड ईरान को मिले हैं ना,
जो रेटिंग होती है वो किस बेसिस पे होती है कि किसने कितने ज़्यादा गोल्ड लिए। अच्छा मान लो अगर यहाँ पे ईरान और जापान दोनों के गोल्ड सेम होते, 44-44 होते एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो पोजीशन ऑलमोस्ट सेम होती है उनकी। उसके बाद सिल्वर और ब्रॉन्ज पे एक बार चेक देख लेते हैं कि किसके कौन सा मेडल ज़्यादा है बेसिकली। तो गोल्ड पे फोकस करते हैं कि गोल्ड जिसके ज़्यादा होते हैं पोजीशन उसकी अप होती है। तो ईरान में 44 गोल्ड हैं, ठीक है। उसके अलावा रिपब्लिक ऑफ कोरिया दैट इज़ 4th पोजीशन 30 गोल्ड, और टोटल जो मेडल हैं वो कितने हैं 103, ठीक है। तो ये 4 कंट्री और 5th पोजीशन पे इंडिया है, ये याद रखना। चाइना, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड देन 5th पे क्या है इंडिया है, ठीक है। 2022 के अच्छा कब से कब तक हुए थे, 22 से 28 अक्टूबर के बीच में हुए थे। गेम्स ऐड हुए थे पैरा टाइकोंडो और पैरा केनोए, ठीक है। ये गेम्स बेसिकली थे 2 एडेड वंस, राइट। आगे चले, आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बेसिकली विच अमंग द फॉलोइंग शुड कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया अप्रोच फॉर द ग्रांट ऑफ एनओसी टू चेंज देयर नेम। अगर किसी भी कोऑपरेटिव बैंक को अपना नाम चेंज करवाना है, ठीक है, तो उन्हें एनओसी लगेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। तो वो इनमें से किसके पास जा सकते हैं अपना जब नेम चेंज करवाना है तो एनओसी के लिए किसके पास जा सकते हैं। तो कोई भी आप कह सकते हैं कोई भी कॉर्पोरेट बैंक, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, उस पर्टिकुलर कंसर्न्ड जो रीजनल ऑफिस है उसके अंडर जो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन है डीओएस है उसके पास जा सकते हैं, ठीक। और ये किस सेक्शन में लिखा है नेम चेंज का कि ऐसे आप जो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन है कंसर्न रीजनल ऑफिस का उसके पास जा सकते हैं। ये लिखा है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ना 1949 का, उसके अंदर लिखा है, ठीक है। BR जो एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब ये तो बहुत बड़ा एक्ट हो गया, ठीक है। इसके अंदर सेक्शंस भी होंगे, तो कौन से सेक्शन के तहत ये पॉसिबल है, तो सेक्शन 49B, ठीक है, एंड 49C, ठीक है। तो सेक्शन 49B एंड 49C, तो ये चीज़ स्टैटिक में पूछ ली जाती है और यहीं से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, स्टैटिक करंट अफेयर से ही स्टैटिक बन जाता है। तो ये चीज़ कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, ये चीज़ जिसको किसी को नोट डाउन करनी है तो वो कर सकता है। आगे चले, नेक्स्ट देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, किससे रिलेटेड, नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम से रिलेटेड। इसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे, ठीक है। पहले इनकरेक्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखो नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम जो है वो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसका एम क्या है, टू ट्रांसफॉर्म कुकिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया बाय इंट्रोड्यूसिंग इंडक्शन बेस्ड कुक स्टोव। ये भी सही है कि इंडक्शन बेस्ड कुक स्टोव ला के, इंडक्शन जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इंडक्शन बेस्ड कुक स्टोव ला के जो एनर्जी एफिशिएंसी है, ठीक है, कुकिंग में इंडिया की, वो बढ़ाना, ये इसका एम है, किसका, नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम का। तो ये भी ठीक है, ये भी करेक्ट है। थर्ड देखते हैं, जो नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम है उसका टारगेट है 50 लाख इंडक्शन कुक स्टोव को अक्रॉस द इंडिया डिप्लॉय करना। ये गलत है क्योंकि ये नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये थर्ड इज़ नॉट करेक्ट, तो आंसर तो होगा थर्ड, बट 50 लाख नहीं है, ये 20 लाख है। 20 लाख जो स्टोव्स हैं, कुक स्टोव्स हैं, वो डिप्लॉय करने का तो टारगेट है, 20 लाख का टारगेट है, ठीक है। देखो यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हैं पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी के RK सिंह, उन्होंने बेसिकली 2 प्रोग्राम्स अनरिवील किए हैं, लॉन्च किए हैं, किसके अंदर, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के अंदर, ठीक है। पहला है नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम जिसके बारे में अभी हमने बात की, ठीक है, और दूसरा है एनर्जी एफिशिएंट फैन प्रोग्राम। फैन प्रोग्राम में क्या है, जो भी हम कन्वेंशनल फ़ैन यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंजप्शन लेते हैं। तो हम किस पे स्विच करेंगे, इसके तहत, इस प्रोग्राम के तहत बेसिकली हम जो ज़्यादा एनर्जी ना यूज़ करें, ज़्यादा कंजम्पशन ना लें, उन फैन पे स्विच करेंगे, है ना।
तो कुकिंग में हम इंडक्शन स्टोव्स की बात कर रहे हैं, और जो एनर्जी एफिशिएंट फ़ैन प्रोग्राम है उसमें हम जो एफिशिएंट फैंस होंगे, पंखे होंगे जो, उनकी बात कर रहे हैं। दोनों का जो मेन पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंट होना और इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस को इंडिया में आगे लेके जाना, ठीक है। एनईसीपी की बात करें तो हमने बात कर ली है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंडक्शन बेस्ड स्टोव्स की हमने बात की है, 20 लाख इंडक्शन डिप्लॉय करने की बात की जा रही है, और इससे क्या होगा ना, जो एवरेज कॉस्ट होगी 25-30% तक इट सेज की वो कम हो जाएगी, ठीक है। और क्लीन कुकिंग स्कीम जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बेसिकली ये योजना इसका सबसेट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सबसेट है NECP, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये मेन पॉइंट है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं एनर्जी एफिशिएंट फैंस प्रोग्राम की। तो जैसे मैंने बताया, लो एनर्जी कंजप्शन जो कन्वेंशनल फैंस हैं वो ज़्यादा लेते हैं, 75 से 80 वाट तक के, जबकि आप 5 स्टार फैंस में ही अगर बात करो तो जो एनर्जी एफिशिएंट फैन होंगे वो 28 से 32 वाट तक ही लेंगे। और ये ऐसे 1 करोड़ 5 स्टार जो फैंस हैं, एनर्जी एफिशिएंट फैंस हैं, वो डिप्लॉय करने की बात करी है। ये नंबर 1 करोड़ है, काफ़ी बड़ा नंबर है। अगर एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है, ठीक है, एनर्जी सर्विस कंपनी है। 4 बेसिकली इसमें जो है 2009 में फॉर्म्ड हुई है, ये याद रखना, जॉइंट वेंचर है 4 PSUs का, ठीक है। एक है NTPC, एक है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, REC लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये 4 PSUs याद रखना जिनका ये जॉइंट वेंचर है, 2009 में फाउंड हुआ था, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, विशाल कपूर इनके CEO हैं, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं ये कह रहा है कि जो साल है 2023 वो कौन सा फाउंडेशन डे है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का, EPFO का, जो 2023वां जो आया है साल, उसमें कौन सा फाउंडेशन डे मनाया गया। देखो, अगर मैं EPFO की बात करूँ ना, तो EPFO जो है कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 4 मार्च, ठीक है, 1952 में, ठीक है, 1952 में। तो अभी जो इसका मना है वो 71वां फाउंडेशन डे मना था, और इस पे क्या हुआ था ना, इस पे बेसिकली हमने EPFO रिलेटेड कुछ स्कीम्स आई थी, उस पर बात की थी। तो ये क्वेश्चन वहाँ से निकल के ऐसे पूछा गया है, ठीक है। देखो, जैसे यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर लेबर एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के भूपेंद्र सिंह यादव, ठीक है, उन्होंने इनॉग्रेट किया था 71वां फाउंडेशन डे, अभी नवंबर में ही इनॉग्रेट किया था, ठीक है, 1 नवंबर को ही किया था। और भविष्य निधि अवार्ड्स, आपको इसकी लिस्ट मिल जाएगी ऐप पे, अगर आप क्विज अटेम्प्ट करेंगे या वीकली PDFs आएंगी उस पर इसकी लिस्ट पूरी मिल जाएगी, ठीक है। पैरा ओलंपिक्स के पैरा एशियन गेम्स, जो एशियन पैरा गेम्स हैं उसके भी जो जिन जिन लोगों ने मेडल जीता, ठीक है, जिस भी कैटेगरी में, उसकी लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। सो आप वहाँ पे चिंता मत करना कि ये अवार्ड्स में कौन किसने क्या जीता, वो नहीं यहाँ पे बताया गया, यहाँ नहीं बताया गया, बट वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट देखें। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड जो है उसने अप्रूव किया है न्यू इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना। बेसिकली इलेक्ट्रीफाई करना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना झारखंड में जिन एरियाज़ में नहीं है, ये इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना का आउटले पूछ रहा है, तो मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना का आउटले है 1485.39 करोड़, ठीक है, 1485 पॉइंट समथिंग करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो ये आउटले है 1485.39 करोड़ रुपीज़ का आउटले है, बेसिकली टू प्रोवाइड, जैसे मैंने बोला, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ टू रूरल हैमलेट्स हाउस होल्ड, ठीक है, दैट मीन्स जो घर हैं
गाँव में, ठीक है, उनको घरों को, ठीक है, चाहे अर्बन में भी जो बचे हुए हैं, अर्बन एरियाज हैं बट जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड की गई है वहाँ पे भी प्रोवाइड करना, रूरल एरियाज में प्रोवाइड करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। आउटले आपको बता दिया जो क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल बायो रिजर्व डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल बायो रिजर्व डे की अगर हम बात करें तो ये 3 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना बायोस्फीयर रिजर्व लिखा है, मैंने गलत पढ़ दिया था, अभी बायो रिजर्व पढ़ दिया था, बायोस्फीयर रिजर्व लिखा है। 2 होते हैं, एक तो होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, एक हम नाम वाइल्ड लाइफ पढ़ते हैं और एक हम पढ़ते हैं बायो रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। तो इनमें फ़र्क क्या होता है, देखो जब हम वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की बात करते हैं तो उनका जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है, जो एरिया प्रोटेक्ट करता है बेसिकली वाइल्ड एनिमल्स को, ठीक है, वो हो गया हमारा, वो हो गई हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन से होते हैं, जिसमें सभी कुछ बेसिकली, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक है, एंटायर बायोडाइवर्सिटी हो। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, एंटायर बायोडाइवर्सिटी या एंटायर डाइवर्सिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें सब कुछ हो, प्लांट हो एनिमल हो, वो हो गया हमारा बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। तो इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे जो मनाया गया था वो 3 नवंबर को मनाया गया था, ठीक है, 2022 में पहला मनाया गया था। अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो डेफिनेशन जो मेंशन्ड होती है वो ऐसी होती है, लर्निंग प्लेसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ये वो साइट्स होती हैं दैट आर टेस्टिंग interdisciplinary approaches to understating and managing changes and interactions between social and ecological systems including conflict prevention and management of biodiversity, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बता दिया था कि जिसमें पूरा एंटायर जो डाइवर्सिटी है वो इंक्लूड होती है, चाहे प्लांट हो गया चाहे एनिमल हो गया। अगर आपको नॉर्मल डेफिनेशन पढ़नी है तो वो ये है जो आपको हर वेबसाइट पे हर जगह पे मिल जाएगी, है ना। तो आज के सेशन से इतना ही। वी विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन। कोई भी परेशानी हो, कोई भी चीज़ हो, यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप बता सकते हैं, है ना। सो थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।